यह घटना 24 दिसंबर की है, जब मुंबई में इस टीवी एक्ट्रेस ने शूटिंग के दौरान ही अपने मेकअप रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बड़ी बात यह है कि इस टीवी एक्ट्रेस की उम्र बहुत कम थी, सिर्फ 20 साल की थी। अभी तो करियर शुरू हुआ था, एक तरीके से जीवन की शुरुआत हो रही थी, और इतनी कम उम्र में ही इसे एक बड़े टीवी सीरियल में लीड रोल भी मिल गया था। और इस टीवी सीरियल का नाम शायद आपने सुना भी होगा, आपने शायद देखा भी होगा। इसका नाम है अली बाबा दास्तान काबुल। इस सीरियल में तुनिशा के ऑपोजिट जो टीवी एक्टर लीड रोल में है, उसका नाम है शीजान मोहम्मद खान, और उसे ही तुनिशा की मौत के लिए अब जिम्मेदार माना जा रहा है। इस मामले में जीसान खान पर कई आरोप लग रहे हैं, और आरोप ये हैं कि तुनिशा के परिवार का ये कहना है कि उनकी बेटी के अलावा उस लड़के के और भी कई लड़कियों के साथ संबंध थे, और इसी धोखे को तुनिशा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। इसके अलावा तुनिशा के परिवार का यह भी कहना है कि उनकी बेटी ने शीजान को दूसरी लड़कियों के साथ अपने मोबाइल फोन पर बात करते हुए देख लिया था, और इसी के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बाद में शीजान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया। अब बड़ी बात यह है कि इस घटना से एक दिन पहले यानी 23 दिसंबर को तुनिशा की मां शूटिंग के दौरान इस लड़के से मिलने भी आई थी, और उन्होंने इस लड़के से कहा था कि वो उनकी बेटी को इस तरह से धोखा देकर जा नहीं सकता। लेकिन जब शीजान दोबारा से इस रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं हुआ तो तुनिशा परेशान हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया, और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। हालांकि तुनिशा के दोस्तों का आरोप है कि शीजान पुलिस को झूठ बता रहा है, झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है, क्योंकि असलियत में उसने कभी भी अपने रिश्ते में तुनिशा की परवाह की ही नहीं और उसे हमेशा धोखा दिया। और असल में शीजान यही चाहता था कि तुनिशा खुद ही या तो अलग हो जाए या फिर अपनी जान ले ले। शीजान खान वो एक साइड से अपने प्यार को, तुनिशा को धोखा दे रहा था। उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था, लाइक डेट कर रहा था, सेक्सुअल रिलेशनशिप था, और जिससे तुनिशा बहुत ज्यादा डिप्रेस होती थी। अली बाबा के सेट पे हमेशा माहौल बहुत फ्रेंडली और बहुत ही वी आर लाइक फैमिली, और कुछ भी ऐसा माहौल में ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे ऐसा लगे कि कुछ परेशानी है। कुछ बहुत अच्छा माहौल है। शीजान और तुनिशा के बीच में ऑन सेट कभी झगड़े मनमुटाव ऐसे हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। उसका ब्रेकअप चल रहा था, वो माँ को भी उसने बताया था कि ये लड़का ब्रेकअप किया हुआ है और मेरे से बात नहीं करता है और मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है, तो इसी टेंशन में उसने वो कल उसके रेस्ट रूम में जाके हैंगिंग कर दिया है। जब कोई हमें धोखा देता है तो उसकी सजा हम अपने आप को क्यों देते हैं? किसी व्यक्ति को जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना है, उसके बिना हम जिंदा क्यों नहीं रह पाते? और कोई भी रिश्ता जीवन से बड़ा क्यों बन जाता है? और आज आप ये भी सोचकर देखिए कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेता है तो उसे हम हत्यारा कहते हैं, जब वो मर्डर करता है किसी का। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद की जान ले ले तो उसे क्या कहा जाए? ये भी तो एक हत्या है। जब आप दूसरे की जान लेते हैं उसे हत्या कहा जाता है, लेकिन जब आप अपनी जान लेते हैं तो उसे भी हत्या ही कहा जाएगा। उसे इसीलिए हम आत्महत्या कहते हैं, यानी अपनी जान लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि तुनिशा के परिवार को और उसके दोस्तों को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि वो डिप्रेशन में है, और वो पहले भी 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद ना तो परिवार के लोग उसे बचा पाए, ना ही उसके दोस्त उसकी कोई मदद कर पाए, और तुनिशा के लिए यह रिश्ता उसके जीवन से भी ज्यादा बड़ा हो गया। और यहां बात सिर्फ तुनिशा की नहीं है कि हमारे देश में लगभग 43%, 43% आत्महत्याओं के पीछे
सबसे बड़ा कारण होता है ये रिलेशनशिप। देखिए, आत्महत्या की जो वजहें हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है रिश्ते, यानी जो रिश्ते हम अपने लिए बनाते हैं, अपने खुश रहने के लिए बनाते हैं, अपने सुख के लिए बनाते हैं, वही रिश्ते हमारी जान ले लेते हैं। वर्ष 2021 में भारत में लगभग 33% आत्महत्याओं के पीछे पारिवारिक समस्याएं सबसे बड़ा कारण थी, जिनमें रिलेशनशिप्स सबसे अहम थे, जबकि विवाह से जुड़ी समस्याओं की वजह से 4.8%, लव अफेयर्स की वजह से 4.6% और अवैध संबंधों यानी रिश्ते में धोखे की वजह से 0.4% लोगों ने आत्महत्या की थी। अब देखिए आप, आत्महत्या की वजहें जो है हमारे देश में क्या क्या है। सबसे बड़ी वजह देखिए, पारिवारिक समस्याएं जो होती हैं, ये भी एक तरीके से रिश्तों की ही बात है, 33%, बीमारी की वजह से 18%, नशे की वजह से 6.5% के आसपास, विवाह संबंधी समस्याओं की वजह से भी लगभग 4.8%, प्रेम प्रसंगों की वजह से 4.6%, कर्ज 3.9%, बेरोजगारी की वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं और शक या फिर अवैध संबंध की वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं। हमारे देश में लोग कितनी वजहों से आत्महत्या करते हैं आप देखिए, और ये सारी वो जान है जिन्हें बचाया जा सकता है, ये सारी वो जिंदगियां हैं जिन्हें आज जिंदा होना चाहिए, जिन्हें हम बचाने की कोशिश तक नहीं करते। आज से 20 साल पहले ये सब समस्याएं नहीं थी जो आज है। समाज और समय लगातार बदल रहा है और अब जिस तरह के रिश्ते हम अपने आसपास देखते हैं वैसे रिश्ते पहले नहीं हुआ करते थे। पिछली पीढ़ी के जो लोग हैं वो मानेंगे कि ऐसे रिश्ते पहले नहीं होते थे। पहले हमारा समाज शादी से पहले दो लोगों के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता था, जिसकी वजह से लोगों में एक डर भी रहता था और समाज की चिंता भी होती थी। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में ये डर और ये चिंता समाप्त हो चुकी है। हमारा समाज अब खुल रहा है। इससे भी बड़ी बात यह कि आजकल के युवा अपने रिलेशनशिप्स को सोशल मीडिया के चश्मे से ज्यादा देखते हैं और सोशल मीडिया की वजह से वो हमेशा दबाव में भी रहते हैं। एक डेटिंग ऐप द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के युवा आज जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो इस रिश्ते में सबसे पहले अपने सोशल मीडिया का रिलेशनशिप स्टेटस बदलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंपैटिबिलिटी और प्यार को भी अलग अलग ऐप्स के जरिए मापने की कोशिश होती है। तो सोचिए, जब आप प्यार ढूंढने के लिए किसी डेटिंग ऐप पर जाते हैं तो क्या होगा। इस समय इंटरनेट पर 200 से ज्यादा वेबसाइट्स और 120 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि किसी रिश्ते में दो लोगों के बीच कितना प्यार है। यानी आजकल प्यार भी ऐप्स के जरिए चेक किया जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या यह है कि आजकल के बच्चों की अपने माता पिता के साथ ज्यादा बातचीत नहीं होती और यह दूरी उन्हें कई बार गलत रास्ते पर बहुत दूर तक ले जाती है। यहां हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं और उसके जरिए भी मैं इस बोर्ड की मदद लूंगा। क्या आपको पता है कि हमारे देश में हत्या से ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं होती हैं? यह भारत का नक्शा इस समय आपके सामने है और इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के लगभग सभी राज्यों में जितनी हत्याएं नहीं हो रही उससे कहीं ज्यादा लोग आत्महत्या करके अपनी जान दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सारी सरकारों का जोर इन हत्याओं को रोकने पर है। देखिए, आज मैंने आपके लिए पूरे भारत को इसमें निकाल कर रखा है। 2021 में ये भारत की आत्महत्याएं हैं और ये 2021 में भारत की हत्याएं हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि अंतर कितना है। जैसे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हत्याएं हुई हैं अगर आप देखेंगे 2034, लेकिन मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं हुई हैं 14,965, लगभग 15,000 आत्महत्याएं हुई हैं। इसी तरह अगर आप बिहार में देखेंगे आत्महत्याएं हैं 827, पश्चिम बंगाल में आत्महत्याएं हैं 13,500 और पश्चिम बंगाल में हत्याएं हैं 1,884। यानी कहने का मतलब यह है यहां कि हमारे देश में हत्याओं से भी ज्यादा आत्महत्या हो रही है। बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सारी सरकारों का जोर इन हत्याओं को रोकने पर तो है, जिसके लिए पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियां और कानून और अदालतें हमारे देश में हैं।
लेकिन आत्महत्याओं को रोकने के लिए ऐसी कोई संगठित व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार एक योजना लेकर आने वाली है जो कि बिल्कुल नई तरह का एक्सपेरिमेंट है, जो नए तरह का प्रयोग है, जिसका नाम है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। इसके तहत आत्महत्या के मामलों में 10% तक कमी लाने की कोशिश की जाएगी और सरकार ने यह लक्ष्य वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित किया है, यानी 8 साल के अंदर अब से लेकर। इसके तहत अगले 3 वर्षों में हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जो इस पॉलिसी की मॉनिटरिंग करेगी और देश के हर हिस्से में सरकार की इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इसके अलावा सरकार अगले 5 वर्षों में देश के सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से मानसिक रूप से बीमार लोगों की मदद की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि अगले 8 वर्षों में इस मुद्दे को स्कूलों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा, जिससे हर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन के दौरान ही आत्महत्या से कैसे बचना है उसके उपाय जान सकेगा। पिछले 30 वर्षों में भारत में आत्महत्या के मामले 43% बढ़े हैं और एक रिपोर्ट कहती है कि आत्महत्या करने वाले लोगों में 98% लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं। इसलिए कई एनजीओज और निजी संस्थाएं इन बीमारियों को पहचान करके इनके इलाज में मदद पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस युद्ध से ज़ेलेंस्की को दूसरा फायदा यह हुआ कि जो पश्चिमी देश महंगाई से संघर्ष कर रहे, अपने ही लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, वही देश यूक्रेन पर पैसों की बरसात कर रहे हैं। जैसे पिछले 10 महीनों में अमेरिका यूक्रेन को 4 लाख करोड़ रुपए की मदद दे चुका है, ब्रिटेन 14,000 करोड़, फ्रांस 37,000 करोड़, जर्मनी और कनाडा 20-20 हजार करोड़, जापान 5,000 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 414 करोड़, चेक रिपब्लिक 1400 करोड़, स्वीडन 823 करोड़ और 18 लाख की आबादी वाला छोटा सा देश लातविया भी यूक्रेन को 2,635 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुका है। और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी मानवीय आधार पर यूक्रेन को लगातार मदद कर रही हैं। अब बड़ी बात यह है, जहां एक तरफ पश्चिमी देश रशिया के खिलाफ अपने हित साधने के लिए यूक्रेन पर पैसे की बरसात कर रहे हैं, वहीं इस युद्ध की वजह से इस साल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को 232 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस युद्ध पर अब तक 7 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ब्रिटेन में बिजली की दरों में 70% की वृद्धि हुई है और वहां लोगों के घरों का बिजली का बिल अब इतना ज्यादा आ रहा है कि वो शायद इसे देने के काबिल उसे दे नहीं पा रहे हैं। वहां पर लोगों के घरों का बिजली बिल इतना है जितनी उनके 2 महीने की तनख्वाह है। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी तापमान इस समय 1 से 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इन देशों में भी बिजली महंगी होने की वजह से लोग अपने घरों में सेंट्रल हीटर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिजली बचा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं। फ्रांस में बिजली की कीमतों में 37% की वृद्धि हुई है। जर्मनी में कुछ समय में बिजली 46% तक महंगी हुई है। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि ये वो देश हैं जहां ज्यादातर वक्त मौसम ठंडा रहता है और जहां लगभग सभी घरों में सेंट्रल हीटिंग की व्यवस्था जरूर होती है। उदाहरण के लिए इस नक्शे पर आप जिन देशों को लाल रंग में देख रहे हैं, ये वो देश हैं जहां घरों के अंदर का तापमान 20 डिग्री होता है और बाहर का तापमान 0 डिग्री तक होता है। यानी इन देशों में जो घर हैं वहां लगातार सेंट्रल हीटर्स का इस्तेमाल होता है और इस दौरान बिजली की लगातार खपत होती है, जिससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। यानी घर के अंदर टेम्परेचर है 20 और बाहर है 0। इसके अलावा एक और अहम बात यह कि इन देशों में ज्यादातर घर ऐसे हैं जो 50 साल से ज्यादा पुराने हैं और पुराने घरों में बिजली की खपत ज्यादा होती है क्योंकि उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी के हीटर्स, सेंट्रल हीटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि वहां अलग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ब्रिटेन में 62, स्वीडन में 61%, जर्मनी में 59%, इटली में 51% और फ्रांस में 45% घर ऐसे हैं जो 1970 से पहले के बने हुए हैं और इन घरों में 24 घंटे सेंट्रल हीटर्स चलाने का खर्च भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां लोगों को महंगाई से बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सलमान खुर्शीद की काफी आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की है। आपने एक बात शायद ध्यान दी हो या ना दी हो कि आजकल राहुल गांधी की जो ब्रांडिंग हो रही है, जैसे आज उनकी जो ये तस्वीरें हैं, इसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है कि वो दिल्ली की इतनी सर्दी में भी टी-शर्ट पहनकर बाहर निकले हुए हैं और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो एक तपस्वी हैं और तपस्वियों को
ठंड नहीं लगती, ना उन्हें गर्मी लगती है और ना उन्हें सर्दी लगती है। और राहुल गांधी अब एक तपस्वी बन चुके हैं।